हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से स्वागत है बीएससी पटना क्लास में। तो आज हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 को, भूमंडलीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का इससे पहले इसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मीट का व्यापार। ठीक है, मीट का व्यापार देखते हैं। मीट का व्यापार इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि नए टेक्नोलॉजी के किस तरह आम आदमी का जीवन बेहतर हो जाता है। 1857 के दशक तक जानवरों को जिंदा ही अमेरिका में, यूरोप में ले जाया जाता था। जिंदा जानवरों को जहाज़ से ले जाने के में कई परेशानियां होती थी। वे ज़्यादा जगह लेते थे और कई जानवर रास्ते में बीमार हो जाते थे या मर भी जाते थे। इसका कारण यूरोप के ज़्यादातर लोगों के लिए मीट एक विलासित की वस्तु ही था। रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी की तस्वीर बदल दी। अब जानवरों को अमेरिका में हलाल किया जा सकता है और प्रोसेस्ड मीट को यूरोप में जाया जा सकता है। इससे शिप में उपलब्ध जहाज़ का बेहतर इस्तेमाल संभव हो पाया। इससे यूरोप में मीट अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा और कीमत गिर गई। अब आम आदमी की नियमित रूप से मीट खा सकता था। लोग का पेट भरा होने के कारण देश में सामाजिक शांति आ गई और ब्रिटेन के लोग देश के उपनिवेश महत्वाकांक्षी के गले उतारने को तैयार लगने लगे। 19वीं सदी का उत्तरार्ध और उपनिवेशवाद। ठीक है, एक तरफ व्यापार और फैलने के यूरोप के लोगों को जिंदगी बेहतर हो गई, तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखने तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर देश की सीमाएं सीधी रेखा में है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी छात्र ने सीधी रेखा खींची हो। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियाँ बर्लिन में मिली और अफ्रीकी महादेश को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देश की सीमाएं सीधी रेखाओं में बन गई। रिंडरपेस्ट या मवेशियों का प्लेग, इसको देखते हैं टॉपिक का। रिंडरपेस्ट मवेशियों होने वाली एक बीमारी है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के उदाहरण से पता चलता है कि किस तरह से एक बीमारी किसी भूभाग में शक्ति की समीकरण को भारी तौर पर प्रभावित कर सकती है। अफ्रीका वैसे महादेश था जहां पर जमीन और खनिज का अकूत भंडार था। यूरोपीय लोग खनिज और बागानों से धान कमाने के लिए अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां मजदूरी की भारी कमी झेलनी पड़ी। वहां एक और बड़ी समस्या ये थी कि स्थानीय लोगों को मेहनत देने के बावजूद काम नहीं करना चाहते थे। दरअसल अफ्रीका की आबादी बहुत कम थी और वहाँ उपलब्ध संसाधनों की वजह से लोगों की ज़रूरतों आसानी से पूरी हो जाती थी। उन्हें इस बात की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि पैसा कमाने के लिए काम करें। ठीक है, यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों के रास्ते में पर लाने के लिए कई तरीके अपनाए। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं। लोगों पर इतना अधिक टैक्स लगाया गया कि उसे केवल वो ही अदा कर पाते थे जो खाने के बागानों में काम करते थे। उत्तराधिकार के कानून को बदल दिया गया था। अब किसी भी परिवार का एक ही सदस्य जमीन के उत्तराधिकार बन सकता था। इससे अन्य लोगों को मजदूरी करने पर बाध्य हो पड़ा। खान में काम करने वाले मजदूर को कैंपस के भीतर ही रखा जाता था और उन्हें खुला घूमने की छूट नहीं थी। ठीक है, रिंड पोस्ट का प्रकोप क्या पड़ा। रिंडर पोस्ट का अधिक अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिरी में हुआ। यह बीमारी का घोड़े के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया में लाए गए थे। ऐसे उन
इटालियन सैनिक ने मदद के लिए किया गया था जो पूर्व अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई थी। 1892 में आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया। ठीक, कितना परसेंट? 90%। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था कि रोजी रोटी पर खतरा। ठीक है, इस तरह से हुआ था। अब उसके पास खाने के बगाने की मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तो इस बीमारी का बहुत ही वहाँ नुकसान हुआ। भारत में बंधुआ मजदूरों का पलायन देखते हैं। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने का प्रतिबंध होते हैं बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, वंदे भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों में कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए। इन लोगों को मुख्य रूप से कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेजा गया। ठीक है, कई लोग सिलोन और मलया भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूरों का असम में चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया। एजेंट अक्सर झूठे वादों करते थे और इन मजदूरों को ये भी पता नहीं होता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। इन मजदूरों के लिए कई नई जगह पर भयावह स्थिति हुआ करती थी। उन्होंने पास में कोई कानून अधिकार नहीं होते थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। ठीक है, 1900 के दशक में भारत में एक राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे। इस सिस्टम को 1921 में क्या कर समाप्त कर दिया गया। भारत से प्रेरित श्रम प्रवासन टेंडेंट लेबर का मतलब इंडेंटेड लेबर का अर्थ है कि एक विशेष समय के लिए एक नियोक्ता के लिए काम करने के लिए अनुबंधन के तहत एक बंधुआ मजदूर। यह कुछ के लिए उच्च आय लाए और दूसरे के लिए गरीब। भारत प्रेरित श्रमिकों का प्रभाव कारण क्या है? देखिए, अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु वर्तमान क्षेत्र में आया था। भारत के इन क्षेत्रों में कई सामाजिक परिवर्तन का अनुभव हुआ, जैसे कि कुटीर उद्योग में गिरावट आई, भूमि के लिए किराए में वृद्धि हुई और खाने के वृक्षारोपण के लिए भूमि और मंजूरी दी गई। 19वीं शताब्दी में इंडियोर में गुलामी के लिए एक नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, होश त्रिनिदाद में एक दंगाई कार्निवल जब भी सभी जातियों और धर्मों के लिए कार्यकर्ता जश्न मनाने में शामिल होते थे। विदेश में भारतीय उद्यम। ठीक है, विदेश में देखते हैं। भारत में नमी बैंगर और व्यवसायियों में शिकारी पूरी श्रॉफ और नटुकोटाई चेट्टियार का नाम आता है और वे दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते हैं। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसे भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत में व्यवसाय और महाजन उपनिवेशिक शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायियों तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्हें पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाह फूलते फूलते एम्पोरियम की भी बन गए थे। तो आगे देखते हैं भारत व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। भारत में उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होते रहते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादों में ब्रिटिश सरकार ने भारत में आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने लगे के लिए बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत में बाज़ारों में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 ईस्वी में भारत में निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़े का था। 1815 में गिरकर 15% हो गया। 1870 आते आते यह 3% ही रह गया। लेकिन 1812 में
से 1871 तक कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किया गया सामानों में नील से तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाले सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन से आता था। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब देखते हैं अगला पॉइंट, द इंटर वॉर इकोनॉमिक। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। इस युद्ध में के दौरान दुनिया की आर्थिक, राजनीतिक स्थिति और एक ही दयनीय युद्ध का अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध में 2 पावर ब्लॉक के बीच लड़ा गया था। एक पर सहयोगी थे ब्रिटिश, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका में शामिल हो गए थे, और विपरीत दिशा में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन की तुर्की। ठीक है, चौथा में युद्ध 4 वर्षों तक चला। कितना? 4 वर्षों तक। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आया करेंगे। तब तक के लिए बाय।